नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। और आज हम उत्तराखंड एलटी 2024 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की थर्ड क्लास देखने वाले हैं। इसमें आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बेस्ड है। सिलेबस आपका आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन एलटी का जो नोटिफिकेशन है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो वहाँ पर एक बार अपना सिलेबस पढ़ें, उसके बाद इसको प्रिपेयर करें। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली मेनली टीचिंग एप्टीट्यूड के जो 50 क्वेश्चन आने वाले हैं उसी के रिगार्डिंग बनाए गए हैं। और इसमें मैं बता दूं कि अभी जो रेशियो है वो 50-50 का है। जिन लोगों को नहीं पता है, जो नए लोग हैं या जिनको इसका आइडिया नहीं था पैटर्न का एग्ज़ाम का, तो उनके लिए अभी ये जो पैटर्न है वो 50-50 का हो चुका है। यानी कि 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होने वाले हैं। सो इसका मतलब ये है कि ये इक्वली इम्पॉर्टेंट हो जाता है जितना कि आपका मेन सब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स से हैं तो मैथ्स के 50 क्वेश्चन होंगे और मैथ्स के 50 क्वेश्चन आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। तो जितना मैथ्स का आधा पोर्शन इंपॉर्टेंट है 50 क्वेश्चन का, उतना ही ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो पहले 30 का पोर्शन आता था सीडीपी में या फिर टीचिंग एप्टीट्यूड में, लेकिन अब ये बढ़ गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, तो इसका सिलेबस जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। और आज इसकी थर्ड क्लास है, इससे पहले 2 क्लासेस और आ चुकी हैं, तो उनको आप जाकर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इसका प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना जो भी लोग जुड़े हैं अभी, और अगर शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं सभी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। किस चीज़ के बारे में चिंतित है? क्या उसकी वैलिडिटी यानी कि वैधता, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, प्रश्नों के प्रकार, या फिर विश्वसनीयता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के लिए वो चिंतित होगा। क्यों? क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है, जो भी प्रश्न पत्र बनाएगा एक शिक्षक, वो कोशिश करेगा कि जितना भी उसका सिलेबस है, जितना भी उसने पढ़ाया है, उन सब को वो इंक्लूड कर ले। जो भी करिकुलम में टीचिंग हुई है, जो भी पढ़ाया गया बच्चे को, वो सब उसमें आ जाए। तो हर टाइप के क्वेश्चन उसमें इंक्लूड करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यही इसका राइट आंसर होगा, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि जो शिक्षा शास्त्र है बेसिकली इसको जो दिया था वो हेनरी गैरोक्स ने दिया था। ठीक है, और इसका क्या विश्वास है, ये किस पर बिलीव करता है, वो पूछा गया इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, एक शिक्षक को हमेशा कक्षा के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। बी है, शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल के बाहर क्या सीखते हैं, यह अप्रासंगिक है। डी है, शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो शिक्षार्थी अनुभव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, जो देख रहा है, जो सुन रहा है, या जो भी उसके एनवायरनमेंट में चीज़ चल रही है, वो उसके शिक्षण के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि जो भी चीज़ें वो देख रहा है उनको सिखाना, इस पर दृढ़ विश्वास है किसका? विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का। ठीक है, तो जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उनसे बच्चों को सिखाना, उसकी समझ पैदा करना बच्चे में, चीज़ों को लेकर जो भी वो देख रहा है सोसाइटी में, उस पर विश्वास करता है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। ये किसने दिया था? हेनरी गैरोक्स ने। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, यानी कि कम खर्चे वाला। बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए। डी, विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है, आप गेस कर सकते हैं। देखिए, इसमें पूछा गया कि विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो बेसिकली ये किस पर आधारित होगा? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। जाहिर सी बात है, जो बाहर के हमारे कोई भी परीक्षक आते हैं उनके कंपैरिजन में जो स्कूल के टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि उनका जो स्टूडेंट है वो किस लेवल पर है। ठीक है,
तो जो विद्यालय आधारित आकलन है मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। ठीक है, इस पर आधारित है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया है कि शिक्षार्थी व्यक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को कैसा होना चाहिए जब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो कर रहे हैं? व्यक्तिक भिन्नता मतलब इंडिविजुअल, शिक्षार्थी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस शो कर रहे हैं तो उनको कैसा होना चाहिए? एक शिक्षक को अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, क्या ये सही रहेगा? यानी कि जो टीचिंग करवा रहा है शिक्षक, उसको एक सीक्वेंस में मतलब एक स्पीड में चलना है, तो क्या ये सही है? ऑप्शन बी, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए, कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है इसको टैकल करने के लिए इन चारों में से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा? जो भी अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अनुभव हैं अलग अलग तरीके के लर्निंग के, वो प्रोवाइड करवाने चाहिए ताकि अलग अलग टाइप के जो बच्चे हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हो रहा है किसी भी क्लास में आ रहा है, वो सभी को टैकल कर पाएँ अलग अलग एक्सपीरियंस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो वाइगोत्स्की का क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वाइगोत्स्की का हमने पहले भी देखा था, जो वाइगोत्स्की बात करते हैं वो मेनली किस पर बात करते हैं? सामाजिक, ठीक है, तो जो सोशल इंटरेक्शन करके बच्चा सीखता है उसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फैक्टर होगा क्या होगा? सामाजिक फैक्टर, सोशल फैक्टर। ठीक है, सीखने में जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक होगा? सामाजिक कारक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह डैश से प्रभावित है। मतलब कि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट है, ठीक है, जिनकी अलग अलग रुचि है। ठीक है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग उनकी जो भी किसी को म्यूज़िक पसंद है, किसी को आर्ट पसंद है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग वह किससे प्रभावित है? ठीक है, तो ये किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, या फिर वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो अभी हमने देखा कि अलग अलग तरह के इंटरेस्ट है बच्चों के, ठीक है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, ठीक है, तो ये किस पे रिलेट कर रहा है? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पे। ठीक है, यानी कि गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत था उससे रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, कितने थे? मेनली जब गार्डनर ने दिया था तो 7 दिए थे, जिसमें वर्बल है, ठीक है, शाब्दिक भाषाई जो आता है, ठीक है, लॉजिकल मैथमेटिक्स से रिलेटेड, लॉजिकल थिंकिंग से रिलेटेड जो है, स्पाशियल स्थानिक, अगर हम बात करें जो आर्किटेक्ट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं, मतलब जो आर्किटेक्ट जिनकी नॉलेज अच्छी है वो इनका जो स्पाशियल नॉलेज है वो काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, और काइनेस्थेटिक या फिर जो शारीरिक गतिक हो जाए, जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, जो भी इस तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटी में लेते हैं, इनका ये जो इंटेलिजेंस है वो काफ़ी अच्छा होता है। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस सिंगिंग के लिए, ठीक है, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल, ये दो चीज़ें हैं, इनमें कन्फ्यूजन रहता है। इंटरपर्सनल की अगर हम बात करें तो जो इंटरपर्सनल होता है, ठीक है, इंटरपर्सनल की अगर हम बात करें तो बेसिकली इंटरपर्सनल में जो दूसरों से इंटरेक्ट बेहतर कर पाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस है या फिर कहीं का भी कोई लीडर है तो वो पूरी जनता से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाता है। ठीक है, और इंट्रापर्सनल की बात करें तो खुद से इंटरेक्ट अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, जो सेल्फ खुद से अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों को उत्तर नहीं देती है। ठीक है, जो प्रश्न है वो शिक्षिका खुद से उत्तर नहीं देगी, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।
यह उपागम का डैश के सिद्धांत पर आधारित है। उपागम के कौन से सिद्धांत पर आधारित है, बेसिकली ये पूछा गया यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा सेवन्थ का? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। जाहिर सी बात है, सक्रिय भागीदारिता पर ही ये इस सिद्धांत पर ही आधारित है, ताकि बच्चा सक्रिय रूप से भागीदारी कर पाए, खुद से प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर पाए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? विषय वस्तु में प्रवीणता, बैठने की उचित व्यवस्था, शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो शिक्षक की बात की गई है। ठीक है, तो शिक्षक की बात की गई है तो जाहिर सी बात है, जो प्रोफिशिएंसी है टीचर की विषय वस्तु में, वही इंपॉर्टेंट है शिक्षक से रिलेटेड अधिगम के लिए। ठीक है, शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित कौन करेगा? अगर शिक्षक काफ़ी प्रोफिशिएंट है अपने सब्जेक्ट में, ठीक है, काफ़ी अच्छा है, बेहतर है, तो वो अच्छा कर सकता है, अपने अधिगम को बहुत प्रभावित बना सकता है। और नहीं है तो वो फिर इफेक्ट करेगा अधिगम को। तो इसका मतलब है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है क्या? ठीक है, एक सिंगिंग कंपटीशन है जिसमें सभी विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों ने, लेकिन एक विद्यालय ने लड़कियों को प्रेफरेंस दे दिया। ठीक है, तो ये क्या शो कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम या फिर प्रगतिशील चिंतन। तो ये क्या शो कर रहा है? लैंगिक पूर्वाग्रह, यानी कि जेंडर बायसनेस। ठीक है, आप लोगों ने भी कभी देखा होगा, कभी ऐसा फील किया हो सकता है कि आपको लगा हो कि किसी पर्टिकुलर जेंडर को प्रेफरेंस दे दिया गया है। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि बेसिकली ये लैंगिक पूर्वाग्रह से रिलेटेड है। ठीक है, जेंडर बायसनेस जिसे कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। मान लीजिए ये एक टॉपिक है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है बीजों का अंकुरण, इसके शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या होगी? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। ठीक है, विस्तृत व्याख्या करना, विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्याम पट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना। ठीक है, सबसे प्रभावी पूछा है, हालांकि इन चीज़ों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सबसे प्रभावी, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, है ना। तो विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज को बोना, और पौधा जब धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है, तो उसमें अंकुरण आएगा। ठीक है, कुछ दिनों में वो देखेगा बच्चा। ठीक है, उसके बाद अलग अलग स्टेप्स आएंगे, उसका तना निकलेगा उसमें। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेप होंगे वो धीरे धीरे प्रैक्टिकली बच्चा देखेगा, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, वो प्रैक्टिकली चीज़ों को देख पाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि क्या? बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है, बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया, बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी, व्यवस्था फेल हो गई। बहुत इजी है, कोई भी बच्चा अगर स्टूडेंट अगर फेल हो रहा है तो एक ही चीज़ यहाँ पर हो सकता है कि जो सिस्टम है जो पूरी सिस्टम है एजुकेशन की, वो फेल हो रही है। स्कूल हो या फिर टीचर हो या फिर पूरा एक स्कूल का सिस्टम हो। ठीक है, वो क्या हो गया यहाँ पर? फेल हो गया। तो बच्चे का फेल होने का मतलब एक पूरे सिस्टम की, पूरी व्यवस्था का फेल होना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। किस पर बेस्ड होगा ये? जाहिर सी बात है, शिक्षण के अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपना कर ही हो सकता है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या है? हाशिए पर स्थित वर्गों के से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है, यानी कि जो भी डिफरेंसेस हैं वो दाखिले संबंधित कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है, तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें से क्या राइट आंसर होगा? समावेशी शिक्षा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किससे संबंधित होगा इंक्लूसिव एजुकेशन? कक्षा में विविधता से। ठीक
ठीक है, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखो आप लोग इसका आंसर गैस कर सकते हो खुद से कि आपको कितना आइडिया है क्वेश्चन का। ठीक है, जो भी आपने इससे पहले भी काफ़ी सारे कंपटीशन होंगे सीटेट वगैरह के लिए आपने प्रिपेयर करा होगा, तो वो चीज़ें हैं कि आपको अभी तक कितना याद है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आपको बताना है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा होगा। ऑप्शन ए निबंधात्मक, लघु उत्तरात्मक, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या फिर सत्य असत्य। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कौन सा होगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि सत्य और असत्य वाला। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, केवल प्रस्तावित पाठ्यपुस्तक पर आधारित अनुदेश, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। राइट आंसर होगा ए, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता इन सब में से क्या होगा, ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक या फिर संवेदी प्रेरक जो सेंसरी मोटर स्टेज है, जो अवस्था है, वो किसके साथ संबंधित है। ठीक है, सामाजिक मुद्दों से अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, या फिर विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण करने की योग्यता। तो सेंसरी मोटर स्टेज है, मतलब क्या होगा, अनुकरण करके, ठीक है, स्मृति और से जो उसको एक मानसिक निरूपण मिलेगा, ठीक है, उसी से संबंधित है। ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कोलवर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है कैसे। ऑप्शन ए है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर डायरेक्शंस या फिर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, या फिर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो कैसे करेगा कोलवर्ग के अनुसार, कोलवर्ग ने क्या बोला था इसमें, जाहिर सी बात है नैतिक मूल्यों का विकास तभी हो पाएगा जब वो बच्चा उस चीज़ को समझेगा, इंटरेक्ट करेगा, उस पर बात करेगा। ठीक है, तो जो नैतिक मुद्दे हैं उन पर जब चर्चा करेगा, उसमें जब वो शामिल होगा, तभी इस चीज़ को समझेगा और इससे नैतिक मूल्यों का विकास भी उसके अंदर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या बेनिफिट होगा, ये पूछा गया है। जो भी छोटे शिक्षार्थी हैं उनको समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा, शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, वे एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर से सीखें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। क्या होगा, इंटरेक्शन करेंगे जब बच्चे अदर स्टूडेंट से भी, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन डेवलप होगा, है ना। तो कक्षा कक्ष में के साथ जब इंटरेक्शन करेंगे, अंतःक्रिया करेंगे, तो ये क्या है, एक सामाजिक कौशल इसमें विकसित होगा, सीख सकेंगे। और आज के लिए ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए, बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए, उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, या फिर सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या करना चाहिए, सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। अगर एक निर्योग्य बच्चा आ रहा है तो उस केस में हम ये चीज़ कर सकते हैं। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी देखते हैं आने वाले वीडियोज़ में, नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी हम टॉपिक्स क्लियर करते रहेंगे, और भी टॉपिक्स हम कवर करते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। आने वाले समय में हम और भी टॉपिक्स यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं।
तो कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछें, और कुछ इसमें अगर डाउट रह गया है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो भी लोग अभी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।